Hello everyone, welcome back again with the second part of this chapter which we were studied earlier. उसका हम पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट किया था कि किस तरीके से नंदा डायनेस्टी जो है वो खत्म हुई, किस तरीके से मौर्यन डायनेस्टी आए, किस तरीके से कौटिल्य ने किस तरीके से हेल्प किया, कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी कौटिल्य की क्या थी, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य राजाधिराज बन जाते हैं, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, और अपने एम्पायर को वो नदन एरिया से लेके दक्कन तक जो है वो फैला देते हैं और एक बहुत ही विशाल एम्पायर खड़ा करते हैं। इसके बाद आते हैं उन्हीं के पोते अशोका। ठीक है, द किंग हु चूज पीस, यानी एक ऐसा राजा जिसने क्या चूज किया, जिसने शांति चूज की ओवर अशांति, है ना, ओवर अशांति, जिसने शांति चूज की, अशोका। तो अनदर किंग जो था मौर्यन डायनेस्टी का वो था अशोका। 268 से 232 बीसी तक ये रहा। चंद्रगुप्ता के ये ग्रैंडसन थे। केम टू बी क्रेडिट विद द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजियस अचीवमेंट, इन्होंने जो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस अचीवमेंट अपने उसमें किए हैं। एट द बिगनिंग ऑफ हिज रन अशोका जो था क्वाइट एम्बिशियस था। जब उनकी कहानी शुरू होती है, जब उन्होंने राज्य करना स्टार्ट किया तो बहुत एम्बिशियस थे, और क्योंकि उन्होंने उनको इनहेरिटेंस में एक बहुत ही वास्ट एम्पायर मिला था, लेकिन फर्दर एक्सपेंडेड इट कवर ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको उन्होंने इस वास्ट एम्पायर को और ज्यादा बढ़ाया और ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने कवर कर लिया, एक्सेप्ट फॉर द सदर्न मोस्ट रीजन। सदर्न मोस्ट रीजन को वो नहीं कर पाए कंट्रोल, बट इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो वन एनकाउंटर हैव चेंज द पाथ ऑफ हिज लाइफ, एक एनकाउंटर ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। और वो एनकाउंटर क्या था? वो एनकाउंटर था कलिंगा का वॉर। ठीक है, मॉडर्न डे उड़ीसा। तो ये वन ऑफ हिज एडिक्ट्स, कलिंगा का जो वॉर था, उस वॉर के बाद उन्होंने पीस को चुना और बाकी बैटलफील्ड को उन्होंने क्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बैटलफील्ड में बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, और हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज ने उनको अंदर से पूरी तरीके से बेचैन करके रख दिया। और फिर अशोका ने चूज किया नॉन वायलेंस। ठीक है, वहां से उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने पीस एंड नॉन वायलेंस का जो रास्ता है वो अपनाया। बुद्धा के टीचिंग्स के ऊपर अब वो चलना शुरू हो गए। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो, बुद्धिस्ट टीचिंग के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने क्या किया, अशोका ने बुद्धिस्ट टीचिंग को जो है और ज्यादा बढ़ाया। श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया तक अपने लोगों को भेजा, अपने मैसेजेस को पहुंचाया कि बुद्धा की टीचिंग को और दूर दूर तक फैलाना है। हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं समटाइम्स कॉल्ड कि अशोका एक ग्रेट कम्युनिकेटर था, क्योंकि उन्होंने इशू किए थे मैनी पार्ट्स में एम्पायर एडिक्ट्स, है ना, रॉक के ऊपर, पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे उन्होंने। ठीक है, अपने बारे में भी इंस्क्रिप्शंस छपवाए थे, और ये इंस्क्रिप्शंस मेजोरिटी में किस लैंग्वेज, किस उसमें थे, प्राकृत भाषा में थे, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखे जाते हैं। ठीक है, रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, और उनके ऊपर जो है अशोका ने अपने एम्पायर, जो है अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिखवाई थी। बुद्धिस्ट टीचिंग को उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया, किस तरीके से बुद्धिस्ट टीचिंग ने उनको पीस प्रोवाइड किया, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखवाया। अ फ्यू ऑफ द मेनी अशोकन एडिक्ट्स अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट। देखो, जो रेड रेड डॉट में है ये सारे के सारे रॉक वाले हैं, जो मतलब जो कि रॉक के ऊपर लिखवाए गए हैं। ठीक है, कांधार, कलसी, मानेसर, गिरनार, भौली एंड ऑल। और जो ट्राइंगल में है ये माइनर रॉक्स वाले, यानी छोटे रॉक्स वाले। फिर पिलर वाले हैं ये, मेरठ और सारनाथ में ये पिलर वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने उसमें लिखवाना स्टार्ट किया। उनके एडिक्ट्स में अशोका अपने आप को क्या बोलते हैं? देवन पिया, है ना, देवनन पिया पियदसी अपने आप को बोलते हैं, यानी बिलव ऑफ गॉड, यानी गॉड के बिलव है वो। सेकंड, वन हु रिगार्ड्स अदर विद काइंडनेस। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं? वो अपने आप को मानते हैं कि एक ऐसा किंग, एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे लोगों की तरफ जिसका जो है दयालु दया भाव रखता है। ही क्लेम टू प्रोवाइड। अब देखो, अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन पे क्या क्या चीजें लिखवाई है उसके बारे में। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन पे जो भी चीजें लिखवाई उसके अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि वो क्लेम करते हैं कि वो मेडिकल केयर प्रोवाइड कराया उन्होंने, पीपल को भी, एनिमल को भी, पूरे एम्पायर में, एम्पायर से बाहर भी, जहां तक उनकी रीच हो सकी। हंटिंग को और क्रूअल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स को उन्होंने प्रोहिबिट किया। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उन्होंने ऑर्डर किया हर किसी को देने के लिए, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल। अशोका वॉज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर टू नेचर कंजर्वेशन। नेचर को कंजर्व करने की तरफ जो सबसे पहली बार किसी किंग ने कदम उठाया, दैट वाज अशोका। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के ऊपर इन्होंने बहुत ध्यान दिया। ही सेड ही हैड एस्टैब्लिश्ड रेस्ट हाउसेज। उन्होंने कहा कि मैंने अलग अलग रीजन में रेस्ट हाउसेज बनाए हुए थे, अलग अलग जगह पर रेस्ट हाउसेज बनाए हुए थे, ताकि जो लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं
तो बीच में अगर कहीं पर किसी जगह पर वो थक जाते हैं तो उन जगहों पर उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए थे, ताकि कोई भी हो, वेदर ही और शी बिलोंग्स टू एनी एनी किंगडम, वो वहां पे रेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वेल्स बनवाए थे, कुएं बहुत सारे खुदवाए थे जगह जगह, ताकि सभी लोगों को पानी मिल सके। गॉड फ्रूट एंड शेड ट्री प्लांटेड, जगह जगह पर उन्होंने पेड़ पौधे ऐसे लगवाए थे, फ्रूट्स वगैरह के पेड़ पौधे लगवाए थे जो कि छाया भी दे और लोगों का पेट भी भरे। ही ऑल्सो क्लेम टू एनकरेज ऑल सेक्ट्स, यानी ऑल सेक्शंस को जो है ये एनकरेज करे करते हैं, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है अपने इंस्क्रिप्शंस में। टू एक्सेप्ट ईच अदर बेस्ट टीचिंग एंड स्टडी दैम, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, उनकी टीचिंग्स को एक्सेप्ट करना, उनको स्टडी करना, इन सब चीजों के बारे में जो है अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया। ये देखो, अशोका का रॉक एडिक्ट है गुंडार में गुजरात में राइट हैंड साइड पे, एंड डिटेल एंड टोपरा अशोकन पिलर एट फिरोज शाह कोटला, इन सब पे अशोका में प्राकृत लैंग्वेज में जो है लिखा हुआ है। ठीक है, और हर एक चीज में उन्होंने, उसने अपने खुद की डायनेस्टी के बारे, अपने खुद के बारे में उसने क्या क्या चीजें करी सोसाइटी में अच्छे के लिए, वेलबींग के लिए, वो सब लिखवाया। लाइफ इन मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में जो लोगों की जिंदगी थी वो कैसी थी, देखो सिटीज लाइक पाटलिपुत्रा, ये गवर्नेंस का और कॉमर्स का सेंटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे पैलेसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स थे, वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम था, ब्रिक्स ट्रेड था, ट्रेजरी रिमेन्ड स्ट्रांग रहती थी, कभी भी खजाना खाली नहीं होता था। फ्यूलिंग द एम्पायर्स ग्रोथ, एम्पायर का ग्रोथ इन्हीं सब चीजों से बढ़ता जा रहा था, प्रोस्पेरिटी बढ़ती जा रही थी। ऑफिशियल जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी बहुत सही थे। मर्चेंट्स आर्टिशंस वो बहुत ही की रोल प्ले कर रहे थे सिटी लाइफ को लेकर, यानी सिटी को सिटी बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा रोल था। मेगास्थनीज भी अपने अकाउंट में लिखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी के बारे में उन्होंने लिखा। सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन था यहाँ पर जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सोर्स ऑफ लिविंग हुआ करता था हमारा एग्रीकल्चर, है ना। और उससे रिवेन्यू भी एम्पायर को बहुत आता था। दो तरीके के क्रॉप्स जो है यहाँ पे उगाए जाते थे, क्योंकि विंटर और समर दोनों में ही बारिश होती थी, और फेमाइन ना आए इसके लिए, फेमाइन बहुत रेयर था, है ना। तो पीपल के पास एम्पल ऑफ फूड होता था, यानी बहुत खाने पीने की किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ठीक है, ग्रेनरीज वर वेल स्टॉक, जो इनकी ग्रेनरीज, फूड ग्रेनरीज जो स्टॉक होता है वो पूरा फुल रहता था हमेशा। चाहे वॉर हो जाए, चाहे किसी तरीके का बाई चांस अगर कोई फेमाइन आ जाए, तो फार्मर्स जो है बिना किसी टेंशन के रहते थे, क्योंकि उनके पास फूड की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, एग्रीकल्चर किसी तरीके से वहां डिस्टर्ब नहीं होता था। ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स और भी अलग अलग तरीके के आर्टिशन उस सिटी में रहते थे। सिटी बेसिकली वेल प्लान्ड था। ठीक है, स्ट्रीट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से होता था, कुरियर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, है ना, एक प्लेस से दूसरी जगह पर। हाउसेज वर मेड ऑफ वुड, वुड के घर बने हुए थे, कुड बी अप टू 2 स्टोरी टॉल भी होते थे, दो दो स्टोरी बिल्डिंग जितने टॉल भी घर बने थे वहां पे। स्ट्रीट हैड वेसल्स ऑफ वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल इन केस ऑफ फायर, वेसल्स ऐसे बड़े बड़े होते थे जिसमें वो पानी इकट्ठा करते थे कि फायर वगैरह अगर लग जाए कभी तो उससे उसको बुझाया जा सके। लेटर अकाउंट में ये भी डिस्क्राइब होता है कि लोग कॉटन के कपड़े भी पहनते थे, है ना। लोअर गारमेंट रीच बिलो द नी, जो कि नी तक होता था, हाफ वे डाउन द एंकल तक भी होता था। अपर गारमेंट जो होता था वो उनका पूरे शोल्डर तक होता था। तो इस तरीके के वो लेदर के शूज भी पहनते थे, कई जगह पे देखा कि थिक सोल वाले शूज पहनते थे जिससे कि वो थोड़े टॉल नजर आए। ठीक है, ये पंचमार्क कॉइन्स हैं जो अशोका एम्पायर के समय में बनवाए गए थे, छपवाए गए थे। इसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूशन मौर्यन एम्पायर की लाइफ ऑफ पीपल के ऊपर और भी है, जिसमें ये सारे देखते हुए टेराकोटा का फिगर दिया हुआ है डांसिंग गर्ल का, है ना। टेराकोटा इमेज है, ये एक डांसिंग गर्ल है, डांस कर रही है। ये भी टेराकोटा का फिगर है, एक फीमेल डिटी के बारे में, कोई माता है, कोई देव, देव माता, फीमेल डिटी है ये, यक्ष यक्षिणी का है, होल्डिंग अ फ्लाई विस्क। ठीक है, इसके बाद ये भी टेराकोटा का बना हुआ है ना। क्या दे रखा है, सप्तमत्रिकास और 7 मदर गॉडेस के बारे में है। ये हेड ऑफ टेराकोटा एक हॉर्स का बनाया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीब्यूशन मौर्यन एम्पायर का रहा है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी रहा है। सांची का स्तूपा जो है इसका बिगेस्ट एग्जांपल है। इंडिया का ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन हैं, इसमें मेजोरिटी ऑफ इंस्क्रिप्शन आज भी इंटरप्रेट नहीं किए जा चुके हैं, आज भी इसको डिकोड किसी ने नहीं किया है, कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर ये रॉक स्कल्पचर ऑफ लाइफ साइज एलिफेंट धोली में, एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट रॉक साइज में बनाया हुआ है ना, प्रेजेंट डे उड़ीसा में है ये सिंबलाइज करता है बुद्धा के बारे में, इंटेलिजेंट, पावरफुल, पेशेंस, काम, इन सब के बारे में ही बताता है। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड राइट। अब यहाँ पर एक समराइज कर दिया कि महापद्मानंद पहले अजात शत्रु रहे, फिर महापद्मानंद आए नंदा डायनेस्टी के अंदर। इसके बाद हमारा धनानंद भी आया, एंड देन जाके चंद्रगुप्त मौर्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका आता है, अशोका के बाद भी ध्रुव और वो करके कुछ और भी है वो भी आए। लेकिन एक तरीके से कहा जाता है कि अशोका के बाद इस डायनेस्टी का, इस एम्पायर का ऑलमोस्ट दी एंड हो ही गया था। धीरे धीरे ये एम्पायर भी फेडअप होना शुरू हो गई। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर और मगध
महाजनपदों में सबसे पावरफुल हमने पढ़ लिया। ये चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एक बार समराइज कर लेते हैं फिर से कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक ऐसा एम्पायर, लार्ज टेरिटरी थी, बहुत सारे इसमें स्मॉलर किंगडम्स को मिलाकर बहुत बड़ा एक एम्पायर बनाया जाता है। एम्परर एक्सपेंड करते हैं अपने किंगडम्स को गेन, फेम गेन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए, मिलिट्री पावर करने के लिए, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक लाइफ को बेटर बनाने के लिए। फर्स्ट एम्पायर जो था इंडिया इमर्ज एज रीजनल ब्लेस्ड, है ना, क्योंकि मगध पहला एक ऐसा एम्पायर था जिसको ऐसा कहा जाता है कि ये रीजनली ही ब्लेस्ड था, यानी ये ऐसी जगह पे था कि इसके चारों ओर ही चीजें बहुत ही अच्छी थी, जिसने इसको ऑलरेडी स्ट्रांग बना के रखा था। अलेक्जेंडर का कैंपेन होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, है ना, वो मगध के ऊपर कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि बीच में ही जो रिवर है गंगा एंड सोन, वो उसको रोक देती हैं। उसके जो आर्मी वाले थे, आर्मी पर्सन्स थे, सोल्जर्स थे, वो थक जाते हैं, उनको नहीं लड़ना है ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। तो लेकिन उन अलेक्जेंडर के आने से ये होता है कि इंडो ग्रीक कल्चर का एक कांटेक्ट बनता है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा, आई गेस आप लोगों ने सुना भी होगा कि चंद्रगुप्त जो है वो वहाँ की ग्रीक की जो लड़की है उससे शादी भी कर लेते हैं कौटिल्य के कहने पर। मौर्यन क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर, मौर्यंस ने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। लिगेसी इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रूट्स, इकोनॉमिक सिस्टम, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉइन्स फॉर ट्रेड, वेल डिजाइन अर्बन सेंटर्स, ये सारी चीजें थी वहाँ पे जो हमने पढ़ा। किसी भी एक किंगडम के अंदर, किसी भी एक एम्पायर के अंदर एक वेल स्टेब्लिश्ड सिटीज बनाने के लिए जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें मगध में थी। अशोका जो था वो एडवर्टाइज कर रहा था अपने खुद के अचीवमेंट्स को, है ना, प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ बेनेवोलेंट रूलर हु एनकरेज हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो धर्म। क्योंकि अशोका ने जिस तरीके से, हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि अशोका ने जिस तरीके से इंस्क्रिप्शन पर सिर्फ अपनी ही बढ़ाइयां लिखी हुई थी, इससे यही पता लगता है कि वो सिर्फ अपने ही अचीवमेंट्स को जो है बढ़ा चढ़ाकर लोगों तक पहुंचा रहा था। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। आई होप कि ये जो मेरी पहल है एनसीईआरटी को इजी लैंग्वेज में समझाने की, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सपने को पूरा करे। थैंक यू।